हेलो एवरीवन। सो आज जो है हम टेंसर के बारे में बात करेंगे। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट एक्चुअली ये डिफिकल्ट टॉपिक तो नहीं है ना। एक्चुअली हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमको ये चीज़ डिफिकल्ट है। बाकी टेंसर जो है वो अच्छा टॉपिक है। इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। मतलब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। ठीक है। तो हम सेट के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को टेंसर का एक छोटा सा अच्छा सा फ्लेवर बता पाऊँ कि टेंसर होता क्या है। एंड आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से रूबरू हो जाएं ताकि कल को आपको कोई कुछ पूछे टेंसर क्या होता है, हमको बेस पता होना चाहिए। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे बट एक्चुअली टेंसर सेट के रिस्पेक्ट में या इन जनरल किसी भी फिजिक्स के स्टूडेंट को जो टेंसर के बारे में पता होना चाहिए उस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पर जब स्कूल लेवल पर हम चीजें पढ़ते हैं, है ना, प्राइमरी लेवल पर हम जब चीजें पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। एंड फिजिकल क्वांटिटीज को प्राइमरी प्राइमरी लेवल पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। ठीक है, ये दो कैटेगरी में हम टेंसर को सॉरी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। ठीक है। स्केलर कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। और वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है। तब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास फोर्स है, दीज आर ऑल दी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज पता ही है, टेम्परेचर है हमारा, स्पीड है, डिस्टेंस है ना। तो ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन जब हम हायर लेवल पे आते हैं, जब हम हायर लेवल पे बात करते हैं, जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, तब हमारे पास कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, या तब हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ रैंक कैटेगराइज करते हैं। एंड इसी के रैंक का जो सबसेट है या जिसको बोलते हैं सेट है, उसी को हम टेंसर बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर जीरो रैंक का टेंसर है हमारे पास, तो जीरो रैंक के टेंसर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है। तो या तो मैं आपको बोलूं कि चलो स्केलर के एग्जांपल बताओ, या मैं बोलूं जीरो रैंक टेंसर के एग्जांपल्स बताइए। ठीक है। और हमारा फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक का टेंसर क्या कहलाता है? फर्स्ट रैंक का टेंसर कहलाता है वेक्टर। ठीक है। तो फर्स्ट रैंक का टेंसर क्या होता है? फर्स्ट रैंक का टेंसर क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम वेक्टर। ठीक है। और इसके बाद इससे ज्यादा मतलब हायर रैंक, हायर रैंक का मतलब हो गया, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, इन सबको हम टेंसर ही बोलते हैं। बस रैंक से एसोसिएट करते हैं। सेकेंड रैंक टेंसर, थर्ड रैंक टेंसर, फोर्थ रैंक टेंसर। सिर्फ जीरोथ रैंक और फर्स्ट रैंक टेंसर के लिए एक स्पेसिफिक नामकरण कर दिया गया है। अदरवाइज इसके अलावा और बाकी के जितने भी टेंसर होते हैं उनको हम टेंसर ही बोलते हैं। ठीक है। जैसे पॉलीगॉन की बात करें तो हमारा थ्री साइड वाला पॉलीगॉन ट्राइंगल कहलाता है, हमारा फोर साइड वाला पॉलीगॉन स्क्वायर कहलाता है ना। फिर वैसे तो हमको फाइव साइड सिक्स साइड्स वाले वैसे पता है ना। लेकिन फिर अगर हम बोलना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? फाइव साइडेड पॉलीगॉन, सिक्स साइडेड पॉलीगॉन, अगर स्पेसिफाई नाम नहीं है। 11 साइडेड पॉलीगॉन, ट्वेंटी साइड पॉलीगॉन, ऐसे टाइप्स के बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास होता है मल्टीपल डायरेक्शन। क्या होता है? मल्टीपल डायरेक्शन। और इसी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कोई एक आध एग्जांपल पता है आपको? यस, क्वाड्रपोल मोमेंट पढ़ते हैं हम। क्वाड्रपोल मोमेंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर क्वांटिटी, है ना। टेंसर क्वांटिटी कैसे मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं हम, है ना। ये आई एक्स एक्स हो गया, आई एक्स
y हो गया आई एक्स जेड, फिर आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, ऐसे करके। तो ये क्या है, ये हर अलग अलग डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग मिलता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो अ टेंसर क्वांटिटी, जिसको मैग्नीट्यूड और मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट क्या क्या बोल सकते हैं, टर्म्स, टर्म्स ऑफ टेंसर, है ना। जैसे आपको पूछे कि कितने डायमेंशन का टेंसर है और इसकी रैंक कितनी है, तो कितने टर्म्स एसोसिएटेड होंगे। तो जैसे डी जो है वो डायमेंशन दिया हुआ है, और आर जो है वो रैंक ऑफ टेंसर है। आर क्या है, रैंक ऑफ टेंसर। और फिर आपको पूछे कि चलो बताइए कि थ्री डायमेंशन का या सेकेंड रैंक का थ्री डायमेंशन टेंसर से एसोसिएटेड कितने एलिमेंट्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप लोग, डी की पावर आर, ठीक है। जैसे हमारे पास स्केलर है, तो अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो थ्री, और रैंक कितना होता है हमारे पास, रैंक कितना होता है, जीरो। तो हमारे पास स्केलर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आता है ना, एक ही कंपोनेंट आता है एक पर्टिकुलर उसके रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें वेक्टर की, थ्री डायमेंशन में है तो देखो थ्री आता है क्योंकि रैंक वन होता है। अगर हम क्वाड्रप सॉरी हायर रैंक टेंसर को बात करें तो कितना आता है, नाइन। और नाइन ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टर्म्स होते हैं, प्लस क्वाड्रपोल मोमेंट में भी जो है आपके नाइन टर्म्स ही होते हैं, है ना। तो ये चीज समझ आई ना कि ये कैसे आती है। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। आपको वन मार्कर मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, इसलिए ये चीज बताया मैंने, ओके। अब इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना, ट्रांसफॉर्मेशंस, या फिर क्या बोले, टेंसर का क्लासिफिकेशन। टेंसर क्लासिफिकेशन किसके बेस में, टेंसर का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस में कर रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ पैरामीटर, है ना, चेंजिंग ऑफ पैरामीटर फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या हम फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर कर देते, कोऑर्डिनेट वर्ड ना लगा के, फ्रॉम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जब हम फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं या पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, वेक्टर, मतलब ये तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पे मैंने एक वेक्टर को एसोसिएट कर दिया, ये मेरा ए वेक्टर है, जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3i प्लस 5j, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 9 और 25 दैट इज 6, ठीक है। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब मैंने क्या किया, इस एक्सिस को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो है एक्स एक्सिस ये हो जाए और मेरा वाई एक्सिस ये हो जाए, या मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ और यार अच्छे से, ताकि चीजें आप लोगों को दिखे, है ना। मैं दूसरा कलर तो ज्यादा अच्छे से। अब मान लो मैंने जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको, इधर से ट्रांसफॉर्म, तो ये एक्स प्राइम नया कोऑर्डिनेट बन गया, और इसके परपेंडिकुलर जो है ये वाई प्राइम, ठीक है। अब ये जो वेक्टर होगा ये सम हाउ जो है ये इधर आ गया, क्या आ गया, ए प्राइम आ गया, सच दैट जो हमारा ए वेक्टर था, ए वेक्टर क्या हो गया, 3i, ए वेक्टर क्या है, 3i प्लस 5j, ए वेक्टर क्या है हमारा, 3i प्लस 5j, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 6 है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मैंने क्या कर दिया, जो मेरा ए प्राइम है, मान लो मुझे मिलता है
5i+3j है ना। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड अभी भी मुझे 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट है, वो हमको अभी भी सेम मिल रहा है। मीन्स है ना, वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, वी आर गेटिंग सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारा वेक्टर जरूर बदला है, या हमारा जो टेंसर है वो जरूर बदला है, बट उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे टेंसर को या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है इनवेरिएंट, या दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को बोलते हैं इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशंस। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। इसको क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? कि फॉर एग्जांपल एक 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 सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपने चीजों को चेंज किया, अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया, आपका वेक्टर या आपका टेंसर जो है वो चेंज हो रहा है, बट योर मैग्नीट्यूड स्टिल रिमेन्स द सेम। सो ऐसे टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस को हम क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा ए प्राइम और ए का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये चीज समझ आई? ठीक है, अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉन्ट्रा वेरिएंट। ठीक है, ये सब टर्म्स आप लोग बहुत सुने होंगे, है ना, और बहुत बार इस सारी चीजों को समझने की कोशिश किए होंगे आप लोग। अब बारी आती है कॉन्ट्रा वेरिएंट की, तो इसको भी उदाहरण के साथ समझते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है, क्योंकि हमको समझना है अल्टीमेट। हमने तो बहुत बार चीजें देख ली हैं, बहुत बार चीजों को एज इट इज याद करने की कोशिश हमने कर ली है, बट अब राइट नाउ इट्स ड्यूटी कि हम इस चीज को समझें। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका एक्स, इसको वाई प्राइम लेते हैं, इसको एक्स प्राइम, दिस इज अवर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। या मैं रेड से ले लेती हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, इसको ताकि डिस्टिंक्शन कर पाएंगे आप लोग। ये मेरा दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाई प्राइम है और ये एक्स प्राइम है। ठीक है, अब इससे एसोसिएटेड क्या होगा? आई प्राइम, है ना, क्योंकि वो नया कोऑर्डिनेट बन गया है। और इससे एसोसिएटेड हमारा होगा आई यूनिट वेक्टर, इससे एसोसिएटेड ये है, और ये इस साइड वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सच दैट हमारा जो आई प्राइम है वो किसके बराबर है? 4 टाइम्स ऑफ आई के। ये हमको पता है, ये चीज हमको पता है कि हमारा जो यूनिट वेक्टर इन प्राइम फ्रेम जो है वो 4 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर इन दी नॉन प्राइम फ्रेम है, या एस फ्रेम है जो बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो मान लो ए वेक्टर, जिसमें हिंदी एस फ्रेम में। ठीक है, ए वेक्टर क्या है? मान लो 60 आई है, तो ए प्राइम वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको मैं 4 टाइम्स ऑफ 4 आई लिख सकती हूँ, और ये मेरा 4 आई क्या है? आई प्राइम है। ठीक है, मतलब मेरा जो वेक्टर नॉर्मल एक्स वाई फ्रेम में था, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्स प्राइम वाई प्राइम फ्रेम में, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर गया, और जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का काम हो रहा है ना, कि
यूनिट वेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है और मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला बात हो गया, या उल्टा समझे, यूनिट वेक्टर डिक्रीज कर जा रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इंक्रीज कर जा रहा है, तो भी कॉन्ट्राडिक्टरी वाला बात हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो आई प्राइम है और आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस वेक्टर्स। ठीक है, हमारे जो बेस वेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और जो हमारा टेंसर है ना, जो टेंसर है वो क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, इसलिए ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समझ आए ये चीज, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ बेस वेक्टर if base vector and component of quantity, if base vector and component of quantity changes in opposite manner, ये क्या है, ये component of quantity है ना, और ये base vector है, changes in opposite manner, then it is called contravariant ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऐसी क्वांटिटी को कॉन्ट्रावेरिएंट क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी के केस में ऐसे ही होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी के केस में कैसे हो सकता है, तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप। ठीक है, अब मान लो कि आपका एक केस में वेलोसिटी जो है, एक केस में वेलोसिटी, जैसे मान लो इधर पे लिख के बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। वेलोसिटी इसका वन ऑफ द एग्जांपल है, और कभी भी जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ के रिस्पेक्ट में ही हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो मेरा वेलोसिटी दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 8i, है ना, एक्स कैप में है, तो इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 4i विच इज इक्वल्स टू 2i। तो देखो यहाँ 2i प्राइम, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बेस वेक्टर बढ़ा लेकिन हमारा टेंसर वेक्टर कम हो गया। तो जहां पे भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अल्टीमेटली लेंथ से एसोसिएटेड हो रहा है, यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में चीजें बात कर रहे हैं। तो जब भी लेंथ किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी पैरामीटर का अगर रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे सारे पैरामीटर्स जो है वो कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन से कॉन्ट्रावेरिएंट क्वांटिटीज या कॉन्ट्रावेरिएंट पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल आता है, क्या इसको जनरल फॉर्म में लिख दूं, सो इन जनरल if a quantity is proportional to length, then it is contravariant, then it is contravariant quantity। ठीक है, अब इसकी जस्ट उल्टा होता है कोवेरिएंट। तीसरा क्या है हमारा, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। अब क्या होगा कि इफ बेस वेक्टर, अब समझ जाना, इसका उल्टा अगर मेरा 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा तो उस केस में ये चीज हो जाएगी। अभी मैं एग्जांपल से और बता दूंगी। इफ बेस वेक्टर एंड
and component of quantity changes in same manner in same manner. Okay, then it is covariant quantity and its transformation is covariant transformation. Covariant ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज ग्रेडियंट। अब कैसे मैं बता, पहले एग्जाम्पल समझो इसका। जैसे मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है ना, वो है 1/6 i और आई प्राइम और इसके बीच में जो रिलेशन है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आई। तो फिर ए प्राइम, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये 1/12 एंड 2i प्राइम लिख सकती हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/12 और ये क्या जाएगा आई प्राइम, ऐसे लिख दी। तब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम मैनर में। सेम मैनर का मतलब है कि अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होने का मतलब अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि 1/6 और 1/12 में तो 1/12 इंक्रीज कैसे हुआ है, तो और डिक्रीज हो रहा है। इस मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखिए, इस मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखिए, बेस वेक्टर इंक्रीज हो रहा है और हमारा कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट। जैसे हमारा ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई, और यहाँ टी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे भी देखो, ये चीज अगर बढ़ेगी तो फिर ये चीज भी बढ़ जाएगी। नीचे के टर्म को देख के बोलो, ओवरऑल क्वांटिटी को मत बोलो। नीचे वाला टर्म भी तो बढ़ेगा अगर ये बढ़ रहा है तो, है ना। अगर हमारा बेस वेक्टर जो है, बेस वेक्टर इंक्रीज होगा तो हमारा कंपोनेंट भी इंक्रीज होगा। मैं इसके पूरा 1 अपॉन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपोनेंट की बात कर रही हूँ। हमारा तो कंपोनेंट भी इंक्रीज होगा ना तब। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को कॉन्ट्रा कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके बाद आता है जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आपके रैंक लिखने का तरीका, है ना। जैसे अगर ए ऐसा है, ये दिख रहा है कि आई डोंट नो, मैं येलो ही ले लेती हूँ, येलो दिखता है क्योंकि ब्लू भी दिखता है ना। जैसे ए है, कुछ भी नहीं लिखा कहीं पे भी, कोई भी इंडेक्सिंग नहीं हुई है, ये क्या हो गया, 0th रैंक टेंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर, ठीक है। अब ए आई, ये क्या इंडेक्सिंग, यहाँ पे ऊपर में ये क्या हमारा, ये इंडेक्स है, जहाँ पे आई जो है वो डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर 3D है तो 1 to 3 होगा, है ना। और अगर ND है तो 1 से लेके N तक होगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो है वो डायमेंशन भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट रैंक टेंसर, फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, ठीक है। तो इसके अब ऊपर लिखा है तो ऊपर का मतलब हो रहा है, हमने क्या बोला, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ क्या लिखा, देखो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस चीज को अगर मैं नीचे लिख दूंगी तो वो कोवेरिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर। तो क्या चीज पता चली कि कोवेरिएंट के केस में जो लेंथ का डायमेंशन होता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो आप लोग बहुत बार इस चीज को देखे होंगे कि डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, या फिर ऐसा नहीं, डेल टी, डेल एक्स अपॉन
डेल टी और यहाँ पे आई। तो लेंथ का डायमेंशन अगर ऊपर है तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, और ये उल्टा हो गया, अगर लेंथ का डायमेंशन नीचे है तो ये कोवेरिएंट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है, अगर हम दो इंडेक्स कर लें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड रैंक कॉन्ट्रा वेरिएंट। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड रैंक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। ठीक है, सेकेंड रैंक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। इसके कितने कंपोनेंट होंगे? इसके 3 हो जाएंगे, इसके 3 कंपोनेंट्स। ठीक है। अब ये 2 इंडेक्स लग गया है, तो 2 इंडेक्स की वजह से कितना हो गया? 2 डायमेंशन। और 3 के रिस्पेक्ट में रैंक कितना है? 2। और 3D के रिस्पेक्ट में तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 9 कंपोनेंट्स, क्योंकि 1 2 3 ले रहे हैं अभी हम, है ना, 3D की बात कर रहे हैं। तो ए आई जे अगर नीचे हो गया तो सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर, सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है। अब एक ऊपर लिख दूं और एक नीचे लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट रैंक, नहीं, सेकेंड रैंक, सेकेंड रैंक, सेकेंड रैंक। अब ये मिक्स्ड टेंसर हो गया। मिक्स्ड टेंसर का मतलब, मिक्स्ड टेंसर का मतलब जिसमें आपके पास कॉन्ट्रा वेरिएंट का कंपोनेंट भी हो प्लस कोवेरिएंट का कंपोनेंट भी हो, है ना। जैसे कई बार हो सकता है कि आपके पास ऊपर भी लेंथ का टर्म हो, है ना, डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा जेड, या जेड ना लेके मैं कुछ और पैरामीटर ले लेती हूँ, यू जो कि लेंथ का टर्म नहीं है ना। ये हो जाएगा हमारा यू, और ये हो जाएगा डेल एक्स जे। तो देखो, एक टर्म नीचे आ रहा है, एक टर्म ऊपर आ रहा है, तो लेंथ का टर्म ऊपर भी है, लेंथ का टर्म नीचे भी है, तो दोनों के मिक्स्ड जो फॉर्म में होगा उसको मिक्स्ड टेंसर। इसके बाद आता है हमारा, जैसे मान लो मैं लिख दूं ए आई जे के। अब 3 हो गया, तो ये थर्ड रैंक, और ऊपर है इंडेक्सिंग, मतलब जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो थर्ड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है। और इसी की जगह अगर ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड रैंक मिक्स्ड टेंसर, है ना, क्योंकि दोनों आ गए ना इसमें। ये आ गया हमारा मिक्स्ड टेंसर। ठीक है। और अगर एक प्रॉपर्टी है ना, जिसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, प्रॉपर्टी है दैट इज कि अगर मेरे पास सेम रैंक का टेंसर है, सेम रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट है एंड कोवेरिएंट है, अगर सेम रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट मल्टीप्लाई होता है तो मुझे हमेशा इनवेरिएंट टेंसर मिलता है। इनवेरिएंट टेंसर मिलता है क्योंकि एक मान लो मेरा ऊपर है और एक मान लो मेरा नीचे है, दोनों का देखो रैंक सेम कर दिया और दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये मिलके बनाते हैं ए बी। ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि ये डेल्टा एक्स आई ऊपर आ गया और इसका डेल्टा एक्स आई नीचे आ गया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इनवेरिएंट टेंसर मिल जाएगा। या हमेशा इनवेरिएंट टेंसर ये लोग बनाते हैं। ठीक है। अब एक फेमस रूल है दैट इज आइंस्टाइन समेशन रूल, है ना, ये आप लोग भी सुने होंगे, आइंस्टाइन समेशन रूल। ठीक है। तो आइंस्टाइन समेशन रूल उन्होंने क्या बोला कि जैसे अगर मैं समेशन ऐसे लिख रही हूँ ए आई एक्स आई, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू। अब ये क्या है? ये डायरेक्शन को बता रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, और ये उससे एसोसिएटेड मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ए थ्री एक्स थ्री। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कभी भी जब ऐसा फॉर्मेट है ना,
तो ये समेशन को मत लिखो, है ना, नेवर राइट दिस। अंडरस्टूड है ये कि यहाँ पे समेशन एसोसिएटेड है। उन्होंने बोला कि सिंपली आप लोग ए आई एक्स आई लिखो और बता देना कि एन डायमेंशन है, कि थ्री डायमेंशन है, कौन सा डायमेंशन है, बस ये कर देना। तो जैसे भी ये लिखोगे, कभी भी ऐसा टर्म लिखोगे आई के टर्म्स में और डायमेंशन मेंशन कर दोगे तो अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे जो है समेशन लिखा हुआ है, यहाँ समेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है ऑपरेशंस की, है ना, कुछ कुछ ऑपरेशंस है इसके, है ना, ऑपरेशंस। उसके बाद अपना फेवरेट लेविसिविटा फंक्शन और डिराक डेल फंक्शन, डेल्टा फंक्शन देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। इतना फिर आप लोगों के लिए टेंसर के रिस्पेक्ट से इनफ है। ठीक है, इफ एनी टू टेंसर हैव सेम रैंक then they can be added or subtracted, they can be add slash subtract, लेकिन रैंक सेम होना चाहिए तभी वो ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट इज ए जे के आई को हम कैसे लिख सकते हैं, बी जे के आई प्लस माइनस सी जे के आई। रैंक शुड बी सेम तभी वो ऐड होंगे और तभी वो सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये तो एडिशन हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे ए आई जे और बी एल एम, मतलब ये क्या है, ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड रैंक मिक्स टेंसर है और ये भी सेकेंड रैंक मिक्स टेंसर है। दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट मिलता है उसमें हमारा जो रैंक होता है वो ऐड ऑन हो जाता है, आई एल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड रैंक मिक्स्ड टेंसर और ये भी हमारा सेकेंड रैंक मिक्स्ड टेंसर है। जब दो टेंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब दो टेंसर जिनके कुछ सर्टेन रैंक है वो मल्टीप्लाई होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनकी जो रैंक होती है, इसकी जो रैंक है वो क्या है, 4। तो रैंक क्या हो जाती है, रैंक ऑलवेज ऐड, रैंक हमेशा ऐड होती है जब दो टेंसर्स जो है क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो ए जे आई और बी एल एम, अगर इसका रैंक एन है और इसका रैंक एम है तो सी जे एम आई एल का जो रैंक होगा वो होगा एम प्लस एन, और ये इन दोनों के रैंक है। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्मेट की तरह या जनरल फॉर्म की तरह इसको याद रखना कि रैंक जो है मल्टीप्लाई किए हुए टेंसर की हमेशा रैंक जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब इसके बाद आता है कि, है ना, इसके बाद पॉइंट आता है कि इफ j इज इक्वल्स टू एल, ठीक है, जैसे हमने अभी लिया ना, क्या लिया था हमने, जे आई और बी एम जे एम एल, ऐसे लिया था ना हमने यहाँ पे, ये एल एम। तो अगर j इक्वल्स टू एल हो गया तब ये क्या हो जाएगा, ए जे आई एंड बी जे एम। अब ऐसे केस में ये इंडेक्सिंग कैंसल आउट हो जाती है और सी आई एम। तो देखो, जब हम अब यहाँ पे ये जो जे है ना, इस जे को यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेयर दिस जे जो है इसको बोलते हैं डमी इंडेक्स, और हमारा आई और एम जो है ये रियल इंडेक्स है। तो जब भी हम डमी इंडेक्स का यूज करते हैं, जब भी हम डमी इंडेक्स का यूज करते हैं, है ना, डमी इंडेक्स का व्हेनेवर वी यूज, तो हमारी जो रैंक होती है वो डिक्रीज हो जाती है बाय 2। जैसे यहाँ पे देखो हमने डमी इंडेक्स यूज किया तो
कायदे से इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए 4, बट अब इसकी रैंक कितनी बची, देखो 2 ही पैरामीटर है, तो अब इसकी रैंक कितनी हो गई है, इसकी रैंक हो गई है 2। तो जब भी हम डमी इंडेक्स का यूज करते हैं उसकी रैंक जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डमी इंडेक्स या ईच डमी इंडेक्स, ईच डमी इंडेक्स, ईच डमी इंडेक्स reduces the rank by 2। तो आपको बोलेगा कि मान लो एग्जाम्पल दे देगा, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछे कि हमने 4 डमी इंडेक्स दी है, हमने 4 डमी इंडेक्स ली है और इनिशियल रैंक 16 थी, तो फाइनल, ये इनिशियल रैंक है ना, ये इनिशियल रैंक है, तो फाइनल रैंक कितनी हो जाएगी, तो 4 डमी इंडेक्स है ना, और एक से 2 रैंक डिक्रीज होती है, तो फाइनल की रैंक कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो फाइनल आफ्टर प्रोडक्ट के बाद जो आपके पास पैरामीटर बचेगा उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 8। तो इस प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, हमारा रैंक जो है वो डिक्रीज हुआ किया, और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रैंक या सिंपली कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अब यहाँ पे क्या हो जाए, इसी एग्जांपल में अब आई की जगह आई इक्वल हो जाए एम के और जे इज इक्वल्स टू हो जाए एल के, इसमें इसी में ए जे आई और बी एम एन, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो अब हमको क्या मिलेगा, सी। दोनों इक्वल हो गए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 डमी इंडेक्स थे, है ना, और इसमें 2 रियल इंडेक्स थे, है ना, तो इसकी रिजल्टेंट रैंक कितनी आ रही थी, 4 पहले आ रही थी रैंक, बट डमी इंडेक्स यूज करने के बाद अब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 0। अब इसकी रैंक आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये डमी इंडेक्स का अच्छा काम होता है। एक और एग्जांपल अगर देखें अच्छे से, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, आई जे के एल बी जे एम एन पी, तो यहाँ पे देखो ये डमी इंडेक्स की तरह काम कर रहा है, तो सी आई के एल एम पी। अब एक डमी इंडेक्स है तो उसने 2 रैंक डिक्रीज कर दी, नहीं तो इसकी रैंक कितनी होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 होती, है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कितनी, 1 2 3 4 5, तो इसकी इंडेक्स कितनी रिड्यूस हो गई, इसकी हो गई, एक भूल रही हूँ क्या, हाँ एन भूल रही हूँ, है ना, अभी इसकी रैंक कितनी है, अभी इसकी रैंक है 1 2 3 4 5, अभी 5 है, ठीक है, और अगर हम डमी इंडेक्स यूज नहीं करते, अगर हम जे के एल आई और बी एम एन पी ओ करते तो कितना हो जाता, आई ओ जे के एल एम एन पी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इसकी रैंक कितनी होती, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुछ गलत किया कि इसमें 3 3 6, तो 4 के एल एम एन पी, हाँ ठीक है 5, तो हमारा जो रैंक है वो रैंक कितना रिड्यूस हो जाता है, रैंक रिड्यूस होके 2 हो जाता है हमारा, ठीक है, ठीक है, तो डमी इंडेक्स का यूज करने से डिक्रीज होती है, 2 रैंक डिक्रीज, तो ये 7 होना चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है,
2 3 4 5 और 1 2 3 4 6, ठीक है। तो रैंक क्या हो जाती है, 2 टाइम्स कम हो जाती है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ये 6 है ना, ये 6 है और ये 8 है। तभी मैं सोचूं कि ये गलत क्यों है। इसकी हो जाएगी 6 और ये है 8, ठीक है। तो एक डमी इंडेक्स क्या करता है, तो हमारा रैंक को डिक्रीज करता है, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज टॉनिकर डेल्टा। टॉनिकर डेल्टा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंडेक्स कैसे करते हैं, आई इधर जे ऊपर। अभी तक आप लोग क्या कर देखते थे, ऐसा आई जे। इसका मतलब एक ऐसा टेंसर है, ये एक मिक्स्ड टेंसर है। देखो एक नीचे और एक ऊपर है, तो ये मिक्स्ड टेंसर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज तो आप लोग को पता है, 1 होती है इफ आई इज इक्वल्स टू जे, और 0 होती है इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। इसको लिखा कैसे जाता है बताती हूँ ना। ये होता है डेल एक्स जे, देखो ऊपर इंडेक्स जे है तो जे के साथ जे, और ये नीचे है तो नीचे के साथ नीचे, ऊपर के साथ ऊपर ही, नीचे के साथ नीचे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गया और ये हमारा कोवेरिएंट हो गया। अब अगर i इज इक्वल्स टू जे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और ये मान लो मैंने 1 लिया, डेल एक्स बाई डेल एक्स तो वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन i नॉट इक्वल्स टू जे है, मान लो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, ठीक है। तो क्या ये इसको डिफरेंशिएट कर पाएगा, नहीं, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये क्रॉनिकल डेल्टा होता है। अब इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, उस चीज को याद रखना है ना। पूछता है दैट इज डेल ऑफ आई, अगर दोनों सेम कर दिया और हमारा आई 3D मतलब 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 प्लस डेल 3 3, और सबकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू होती है 3। अब इसकी जगह अगर हमारा n डायमेंशन हुआ, है ना, n डायमेंशन अगर हो गया, तो एन डायमेंशन के केस में टॉनिकल डेल्टा क्या हो जाएगा, एन डायमेंशन पर हो गया ये, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल आई आई इज इक्वल्स टू डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 डेल 3 3 अप टू डेल एन एन, ठीक है। और ये कितने टाइम्स हो जाएंगे, 1 इंटू एन, तो कितना आ जाएगा आंसर एन। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेक्टर दिया हुआ ए, दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर दिया हुआ है दैट इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो हमारा ए डॉट बी क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये होता है ना। अब एक चीज बताओ, ये हमारा ए डॉट बी है, ये दोनों तभी साथ होंगे जब दोनों के पैरामीटर सेम होंगे, है ना। अदरवाइज जो है बी वाई ए वाई और ए जेड बी जेड, जब पैरामीटर दोनों के सेम है तभी करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू डेल आई जे, दोनों जे जे लिख रहा है, इसको मैं डेल आई जे ऐसे नहीं लिख सकती, ए आई और बी जे, जब दोनों सेम होंगे तब देंगे, जब नहीं होंगे तो डिराक डेल्टा वैसे 0 हो जाना है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा जो डिराक डेल्टा होता है वो सिमेट्रिक टेंसर होता है। सिमेट्रिक टेंसर मतलब जैसे रो को कॉलम में बदलूं और कॉलम को रो में बदलूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वैसे ये क्या होता है, एक सिमेट्रिक टेंसर, डिराक डेल्टा। अब कैसे, है ना, जैसे मेरा ये क्या हो जाएगा, डेल 1 1 डेल 1 2 डेल 1 3,
फिर del 2 1, del 2 2, del 2 3 और ये del 3 1, del 3 2 और del 3 3। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट सर्वाइव करेंगे, बाकी सबके लिए 0। तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये इस फॉर्म में लिखूंगी तो भी यही चीज सेम आएगी, है ना। तो कॉलम को रो कर दूं या रो को कॉलम कर दूं, आंसर वही आएगा। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि नोट करके लिखना इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अगर आपको पूछे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, या मैट्रिक्स में भी देखते हो, मैंने बताया भी है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर ये क्या होता है हमेशा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट independent number of independent component of antisymmetric tensor, antisymmetric tensor होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड। इस चीज को याद रखना, कई बार पूछ लेता है ये। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा दैट इज लेविसिवेटा फंक्शन, जिससे आप बहुत ज्यादा रूबरू होंगे डेफिनेटली। लेविसिवेटा टेंसर क्या होता है ये, इसको ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन आई जे के विच इज इक्वल्स टू 1 होता है जब आई जे के जो है ये डिफरेंट होते हैं प्लस साइक्लिक होते हैं। -1 होता है जब आई जे के जो है ये डिफरेंट होता है प्लस एंटी साइक्लिक हो, है ना। और 0 होता है जब आई जे के जो है ये सेम होते हैं। ठीक है। जैसे लेविसिवेटा हुआ I1 2 3 1 देगा, लेविसिवेटा 2 1 3 माइनस देगा, लेकिन लेविसिवेटा 2 2 3 जो है वो 0 देगा, क्योंकि ये एंटीसाइक्लिक है, ये साइक्लिक। ठीक है। इसका क्या होता है, इसका होता है रैंक 3। अब रैंक 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो ये 9 प्लस कॉम्पोनेंट्स 1 देता है, 9 -1 कॉम्पोनेंट्स देता है, 9 -1 कॉम्पोनेंट्स देता है, और 9 जो है वो 0 देता है। दिस इज द 27। ठीक है। अब जैसे हमारा एप्सिलॉन आई जे के किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन जे के आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के आई जे। तो ये हमारा क्या हो गया साइक्लिक चेंज। ठीक है। इसके बाद आता है लेविसिवेटा आई जे के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन जे आई के, मतलब अगर एंटी साइक्लिक हो तो वो इसके नेगेटिव टाइम्स। तो ये किसके लिए हो गया एंटी साइक्लिक चेंज। ठीक है। अब जैसे इसमें एक प्रोडक्ट वाली चीज बहुत ज्यादा पूछता है ना, जब हम यहाँ हम इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन आई जे के एंड एप्सिलॉन जे के आई। अब देखो एप्सिलॉन आई जे के साइक्लिक है, जे के आई भी साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक होगा तो ये भी साइक्लिक, मतलब ये 1 2 3 है तो ये 2 3 1 होगा, तो साइक्लिक ही है। ठीक है। अब सेम जब जब ये साइक्लिक होगा तब तक ये साइक्लिक होगा। अब ये 1 2 3 पुट करना, जब इसको एंटी साइक्लिक पुट करूंगी, मतलब मैं आई की जगह अगर 2 पुट करती, जे की जगह अगर मैं 1 पुट करती और के की जगह अगर मैं 3 पुट कर दी, तो एप्सिलॉन 2 1 3 एंटी साइक्लिक हो गया। तो एप्सिलॉन 1 3 2 1 3 2 भी तो एंटी साइक्लिक है ना, 1 2 3 होना चाहिए।
तो जब जब ये एंटीसाइक्लिक होगा तब तब वो भी एंटीसाइक्लिक होगा, और ऐसे कितने कंपोनेंट्स आएंगे, ऐसे 3 कंपोनेंट्स आएंगे। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये प्रॉपर्टी के बेस में भी आपको क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखें, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है दूसरा, जब एक एंटी साइक्लिक हो और एक साइक्लिक हो, जैसे ये साइक्लिक है और ये एंटी साइक्लिक है, ठीक है। तो जब ये साइक्लिक होगा तो एंटी साइक्लिक, और ये जब एंटी साइक्लिक होगा तो ये साइक्लिक। तो कैसा होगा ये, -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो कितना आ जाएगा, -6। तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन आई जे के एंड एप्सिलॉन जे आई के, मतलब एक साइक्लिक है और एक एंटी साइक्लिक है, तब वो -6 हो जाएगा, और जब एक साइक्लिक है और एक एंटी साइक्लिक है तो वो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, आई जे के, है ना, और ये होता है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि इसका के कॉम्पोनेंट लिख के बताओ, के कॉम्पोनेंट है ना, मतलब ये वाला, तो क्या देगा मेरे को, ये होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई डी एक्स, और ये के कॉम्पोनेंट, है ना। और अगर मैं इसको, जैसे मैंने उधर पे इसमें लिखा था ना डॉट प्रोडक्ट को, तो मैंने ये डॉट प्रोडक्ट को लिख के बताया था, है ना, डेल्टा के फॉर्म में, वैसे मैं इसको भी लिख के बता सकती हूँ क्रॉस वाले को। तो और क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई जे के और ए आई बी जे। अब ये कैसे लिख दिया, तो देखो 3 केस में ये नेगेटिव टर्म देगा, 3 केस में ये पॉजिटिव टर्म देगा, और 3 केस में ये 0 टर्म देगा। तो ये कब देगा, जब एंटी साइक्लिक होगा, ये कब देगा, जब साइक्लिक होगा, और ये कब देगा, जब सेम होगा। तो इसके 3 टर्म आएंगे, इसके 3 टर्म आएंगे, तो हमको टोटल कितने टर्म्स मिल जाएंगे, 6, और इसके तो 0 हो जाएंगे, है ना। इसको सॉल्व करके देखना, सेम आंसर आएगा। आप लोग का होमवर्क एक बार ट्राई करना, ठीक है, नहीं बनता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट आता है एप्सिलॉन आई जे के ए आई ए जे, अगर सेम हो गया तो 0, इसका मतलब कि ए क्रॉस ए, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। हाँ, तो इतना काफी है। अब एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे इन थ्योरी को लगा के, तो एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड ये बहुत है, मोर देन इनफ है आप लोगों का टेंसर के लिए। अगर हम एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करें, फिर तो टेंसर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हाँ, बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और आप क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाले हैं, यहाँ पे मैंने वीडियो सॉल्यूशन में बताया है, और नहीं हो तो फिर एक बार क्वेश्चन पेपर में भी टेंसर के कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि टेंसर आता है, ठीक है, आप लोगों को आया है, इसलिए मैंने इसका एक थोड़ा अच्छा डिटेल में और सेपरेट वीडियो बनाया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।